हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे मैक्सवेल्स मॉडिफिकेशन इन द एम्पियर सर्कुटल लॉ। जैसे कि मैं और आप हम सभी जानते हैं, एम्पियर सर्कुटल लॉ का मतलब है एम्पियर का इंटीग्रेशन का नियम, क्योंकि सर्कुटल मैंने इंटीग्रेशन होता है और एम्पियर ने एक इंटीग्रेशन का नियम दिया था कि B डॉट DL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटीग्रल म्यू नॉट टाइम्स होता है उस करंट के जो करंट वहाँ मैग्नेटिक फील्ड के लिए रेस्पॉन्सिबल था। उसमें थोड़ी सी गलतियाँ क्या थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक क्लोज लूप में जो करंट था उस करंट को तो मद्देनज़र रखा, लेकिन वो उस करंट को मद्देनज़र नहीं रख पाए जो करंट के चेंज होने के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज के कारण पैदा होता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर चेंज होगा तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या चेंज होगी। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी तो चार्ज एक्सेलरेट होगा, चार्ज एक्सेलरेट होगा तो रेट ऑफ चेंज जो चार्ज का हुआ है वही इलेक्ट्रिक करंट को पैदा करेगा। तो मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ मैक्सवेल्स लॉ यही कहता है आपको कि एम्पियर्स लॉ में जो थोड़ी सी गड़बड़ रही थी उसे आप मॉडिफाई करेंगे और जो B डॉट DL था म्यू नोट आई के बराबर, वो म्यू नोट आई प्लस ID के बराबर होगा, जहां ID डिस्प्लेसमेंट करंट होगा और उसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट टाइम के बराबर होगी। ध्यान से समझिएगा, हमारे पास एक तो होता है डिस्प्लेसमेंट करंट और एक होता है एडी करंट, दोनों डिफरेंट है। एडी करंट हम ट्रांसफॉर्मर जैसे केस में पढ़ते हैं जो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के कारण पैदा होता है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके चेंज के कारण जो पैदा होता है उसे कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट करंट। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले मैक्सवेल्स मॉडिफिकेशन इन द एम्पियर सर्कुटल लॉ। सबसे पहले हम क्या मानेंगे, एक एम्पियर्स लूप मान लेंगे। एक्सपेरिमेंट में जो उन्होंने यूज़ किया था, उन्होंने एक होलो स्फीयर लिया था, हेमिस्फीयर, और होलो हेमिस्फीयर को एक सोर्स ऑफ वोल्टेज से कनेक्ट किया था। उन्होंने कहा था अगर इस EMF सोर्स से एक करंट चलेगा I, तो वो I करंट इसके अंदर, इसके कर्व सरफेस एरिया के अंदर, जो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होगा उसके अंदर पैदा होगा, और इसके अंदर पैदा होने के कारण वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटीग्रल बन जाएगा B डॉट DL, जो किसके बराबर होगा, म्यू नॉट I के बराबर अगर इसके अंदर I करंट है। तो हम सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप कहेंगे लेट अस कंसीडर एम्पियर्स लूप एज शोन इन फिगर इन विच कैपिटल I करंट फ्लो थ्रू द सोर्स ऑफ EMF। ये आप थोड़ा सा लैंग्वेज लिख लेंगे। अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट रहे हैं और आप हिंदी में लिखते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि माना एक एम्पियर्स लूप है जिसके S1 फेस के अंदर I1 करंट पैदा होता है जब हम उस S1 फेस को सोर्स ऑफ वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं। अब एक S2 फेस भी है यहाँ पर, जिसे आपने क्या कहा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो आप सबसे पहले अब क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुटल लॉ, सर्कुटल लॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटीग्रल B डॉट DL होता है म्यू नॉट I के बराबर। उनकी बात भी सही थी। अगर वो एक ऐसा लूप कंसीडर ना करते जिस लूप के अंदर कोई दूसरी सरफेस कनेक्टेड हो, तब तक की ये बात बिल्कुल 100% सही थी। लेकिन अगर मैं बात इस लूप की भी करूं तो इस करंट के चेंज के कारण एक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, जिस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के कारण एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है और जो अपोजिट डायरेक्शन में एक इंड्यूस करंट को पैदा करता है। तो एम्पियर के मुताबिक उस करंट का कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन वो करंट तो होता है जिसके कारण आपके फैंस वगैरह चलते हैं, वो वही तो करंट होता है। एडी करंट या आप डिस्प्लेसमेंट करंट बोल दीजिएगा या कन्वेंशनल करंट बोल दीजिएगा, वही करंट होता है वो। तो इसके बाद अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल के मुताबिक, मैक्सवेल ने क्या कहा, व्हेन I करंट चेंज इन S1 then phi electric flux
change in S2 phase of hemisphere. हेमिस्फेयर के S2 फेस के अंदर एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा। अब उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर हम बात करें, वो फाई है, जो किसके बराबर होता है आप सभी जानते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया के। अब हम क्या करेंगे, फाई की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया से। तो आप लिख देंगे यहां पर कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया के बराबर होता है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, कैपिटल ए सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया। अब गॉस थ्योरम से, फ्रॉम गॉस थ्योरम, गॉस की प्रमेय से, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की गॉस थ्योरम थी, उससे आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन एरिया। तो आप इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे और फ्लक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अब आप दोनों तरफ समय के साथ, टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एरिया और एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, आप बाहर रख लेंगे। फाई इज इक्वल टू, आपने ये ई की वैल्यू रखी इंटू सरफेस एरिया, और एरिया से एरिया कैंसिल कर देंगे और आपके पास यहाँ क्या बचेगा, डी फाई बाई डी क्यू बाई डी टी, और जो एरिया यहाँ था उस एरिया से आपने ये एरिया कैंसिल कर दिया और 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट आपके पास बचता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन डी टी, चेंज ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट। इसे कहेंगे अब आप डिस्प्लेसमेंट करंट। जो करंट वहां पर इंड्यूस हुआ है उसे आप क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट। ये डी फाई अपॉन डी टी 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट आई डी बन गया। आई डी की वैल्यू आपके पास आ गई एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी, तो इसे आप क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट की आप डेफिनेशन किस तरीके से लिखेंगे, इट इज द अमाउंट ऑफ करंट induced in the circuit due to the change of the electric flux when any current linked with this circuit changes। तो इसके बाद आप एम्पियर्स लॉ को मॉडिफाई करेंगे। नाउ मैक्सवेल्स लॉ बिकेम, उनका नियम क्या बन गया, अब उनका नियम बनता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटीग्रल म्यू नॉट आई प्लस आई डी के बराबर होता है, जिसे आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। ये डेरिवेशन और एक्सप्रेशन या ये नियम बीएससी सेकेंड ईयर के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट क्लास 12th में भी था। क्लास 12th में भी ये डायरेक्ट पूछा जाता है यूनिट 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, और आपके यहाँ बीएससी सेकेंड ईयर में 7.5 नंबर का जो क्वेश्चन लगा होता है उसके साथ ये 3 मार्क्स में आता है कि मॉडिफिकेशन ऑफ द एम्पियर्स लॉ बाय द मैक्सवेल्स एक्सपेरिमेंट। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा आप लोगों ने, और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को आप दूसरों के साथ भी शेयर करें।